स्टार्ट कर दो, करो। लाइव लाइव कर दो। मैं कर दूं? कर दिया कर अरविंद, दिया कर दिया कर दी। दिया लाइव। जस्ट नमस्कार बच्चों। अगर हम लोग लाइव आ गए हैं तो अपने को एक बार चैट पर वी आर लाइव करके डाल सकते हैं ताकि हमको ये जानकारी मिल सके कि वी आर लाइव। आज का जो सेशन है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरे सेशन के दौरान हमारे साथ बने रहें और अपने मित्रों और अपने क्लोजर फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें इस सेशन के बारे में ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम 1 मिनट के अंदर इस सेशन को आरंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जिन्होंने चैट पर डाला दैट वी आर लाइव। तो सबसे पहले हर रविवार की तरह इस बार भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एनसीएस पोर्टल का, यूनिसेफ युवा टीम का और भारतीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का, जिन्होंने इस पूरी मुहिम को आप तक अनेक करियर्स के बारे में जानकारी पहुंचाने के को लेकर छेड़ रखी है और जो कि दूर दूर इलाकों में जो बच्चे हमारे रहते हैं और जो नौकरियों की तलाश में हैं उनको किस तरह से इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके वो और नौकरियों को अप्लाई कर सकते हैं, उन पे जाके काम कर सकते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए उपलब्ध है। तो इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं जो आज आपके आपके साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हैं लोकमान जी। लोकमान जी करीब 22 साल का अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं और इन 22 साल के दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं और करीब 7.5 लाख बच्चों को वो अपनी करियर काउंसलिंग के द्वारा इम्पैक्ट कर चुके हैं, उन तक अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। तो बड़ा ही विस्तार पूर्वक उन्होंने अपने इस करियर काउंसलिंग सेवाओं को पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। वो हमारे बीच आज हैं और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में वो आपसे बातचीत करेंगे वो है रिज्यूमे बिल्डिंग। रिज्यूमे बिल्डिंग बच्चों क्या होता है, उसका क्या लाभ होता है, उसको उसमें किन चीज़ों का हमें बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही ध्यान पूर्वक उनको हमें लिखना चाहिए, उनसे जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो हमें नौकरी देने वाले हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी लोकमान जी आज हमारे साथ उसके बारे में जानकारियाँ साझा करेंगे। तो एक बार हम लोकमान जी का स्वागत करते हैं और मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि हम आज 15 मिनट देरी से आरंभ कर रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग इस पूरे सेशन को लोकमान जी के हवाले करते हैं। लोकमान जी। धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद इस पूरी व्यवस्था में लगी हुई संस्थाएं एनसीएस के माध्यम से और युवा के माध्यम से हमारे पास ये सेशन आज प्रसारित हो रहा है। तो मैं आज इस पूरी श्रृंखला में जितने भी व्यक्ति, जॉब सीकर्स, बच्चे, युवा, इस देश का यूथ जो भी जुड़े हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और जो लोग इसे भविष्य में देखेंगे उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का सत्र आपके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। बदलाव की जो पहली सीढ़ी जहां से शुरू होती है, स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद जब हम अपने लिए रोजगार ढूंढते हैं, तो रोजगार ढूंढने और कॉलेज से निकलने के बीच में एक कड़ी होती है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने की प्रक्रिया में पहला एक कदम होता है कि हम अपना आवेदन पत्र कैसे उन एम्प्लॉयर्स तक, उन नियोजकों तक पहुंचाएं जहां हमें जॉब मिल सकती है, हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है और वो नियोजक, वो एम्प्लॉयर हमारे आवेदन को स्वीकार करें, कंसीडर कर लें। इसके लिए पहला कदम हमारा बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए और उस पहली प्रस्तुति को, उस पहली प्रेजेंटेशन को हम यहाँ रिज्यूम बोलते हैं। आज
अंग्रेजी के इस शब्द रेज्यूम पर हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अगले 1 घंटे तक इस रेज्यूम नाम की व्यवस्था जो प्रस्तुति है इस पर आप चर्चा करते रहेंगे। यस, मुझे संजय स्क्रीन शेयरिंग देंगे प्लीज। जस्ट अ सेकंड। तो अब आपके स्क्रीन पर वो बातें आ रही हैं जो आपको जॉब प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में पहले कदम में सक्षम बना देगी। तो इस सक्षमता के लिए तैयार हो जाएं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप एक कॉपी पेन लेके बैठे। तो इसमें जो की लर्निंग्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसका आप अभी से कहीं अपने पास कहीं उसका संक्षिप्त विवरण नोट कर लें। और उसके इमीडिएट बाद या जो भी बायोडाटा रिज्यूम आपने बना रखा है उस रिज्यूम को आप मॉडिफाई करें, उसमें संशोधन करें। जो बातें आज यहाँ आपकी चर्चा हो रही है वो आपके पास आनी चाहिए। आप उसे समझकर कॉपी पेन पर लिख लें। सुनकर वो थोड़ी देर में आपको शायद मन से निकल जाए, पर लिखी हुई बात आपके रिज्यूम तक पहुंचनी चाहिए। तो रिज्यूम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, प्रभावी रिज्यूम कैसे बने, ये चर्चा आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो आज का विषय है जॉब रेडीनेस के कैसे भारत देश का युवा जब कॉलेज और स्कूल से निकलता है तो वो अपने आप को रोजगारोन्मुखी कैसे बनाए, जॉब प्राप्त करने के लिए वो कैसे तैयार हो। और इसके लिए इस विषय का नाम है माई रेज्यूमे माई आइडेंटिटी। इसको रेज्यूम भी बोलते हैं, रेज्यूमे भी बोलते हैं। ये शब्द अंग्रेजी का है। हम इसे रेज्यूम या रेज्यूमे दोनों में से कुछ भी बोलते हैं, पर इसका अर्थ वही होना चाहिए। ये आपकी आइडेंटिटी है। रोजगार के क्षेत्र में आपकी पहचान, ये आपका रेज्यूमे है। आज सीख रहे हैं कि इसको प्रभावी ढंग से कैसे बनाएं ताकि ये हमारी प्रभावी पहचान बने। तो चलिए मेरे साथ चल पड़े आज इसकी यात्रा में। और आज हम इसको 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, इसे प्रभावी ढंग से कैसे लिखें, कैसे बनाएं। तीसरा, कितने प्रकार के रिज्यूमे होते हैं। और चौथा, रिज्यूमे बनाने के लिए कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, तो 4 मुख्य बातें आज डिस्कस करेंगे। पहला, होता क्या है रेज्यूमे और उसका उद्देश्य क्या होता है। दूसरा, कैसे उसे प्रभावी ढंग से लिखें ताकि ये नियोजकों तक जाए, एम्प्लॉयर तक जाए तो वो इसे कंसीडर करें। तीसरा, ये कितने प्रकार के होते हैं। चौथा, मुख्य बातें। ये चारों बातें आइए समझते हैं। सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग अ रेज्यूमे। मैं जितने भी यहाँ लोग जुड़े हैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें, आप रेज्यूमे से क्या समझते हैं। हमारे भारत देश में प्रचलन है बायोडाटा। अक्सर हम बायोडाटा बोलते हैं, उसको बायोडाटा दे दें, बायोडाटा भेज दें, बायोडाटा बना लें, बायोडाटा बनवा लें। तो ये बायोडाटा और रेज्यूम दोनों में क्या फर्क है ये हम अभी चर्चा करेंगे। पर ये बिल्कुल लगभग वैसे ही है जिसे आप बायोडाटा कहते हैं। आज हम उसे तकनीकी भाषा में, जॉब क्षेत्र की भाषा में, जॉब प्राप्त करने या रोजगार की भाषा में उसे रेज्यूमे बोलते हैं। रेज्यूमे। तो अगर आप बायोडाटा बोल रहे हैं और जॉब प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आज उसमें परिवर्तन कर लें, बायोडाटा की जगह उसे रेज्यूमे बोलें। और ये रेज्यूमे अब आगे कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको बता दूं। इसका रेज्यूमे का उद्देश्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ये वो आवेदन पत्र है जिस पर आपके बारे में विस्तृत बातें लिखी होती हैं, जिस पर वो चर्चा, वो ज्ञान रखा जाता है जो आपको रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये जो रेज्यूमे है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर पर। पोटेंशियल एम्प्लॉयर का मतलब संभावित नियोजक, जहां आप रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हो, वो व्यक्ति अथवा वो कंपनी, वो नियोक्ता जहां आपने आवेदन किया, वो संस्थान जहां आप आवेदन कर रहे हो, वो पोटेंशियल एम्प्लॉयर कहलाता है। क्योंकि अभी तक वो आपका नियोक्ता नहीं बना,
संभावना है, तो उस संभावित नियोक्ता के ऊपर आपका जो इंप्रेशन पहला पड़ेगा वो आपके इस आवेदन पत्र से पड़ेगा जिसका नाम रेज्यूमे है। तो हमें ये पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि ये हमारी क्षमता अनुसार श्रेष्ठ श्रेणी का रेज्यूमे बनना चाहिए। श्रेष्ठ श्रेणी का मतलब है मुझे जितना ज्ञान है मैं पूरा ज्ञान लगाकर उस पर बड़े ध्यान से रेज्यूमे तैयार करूं। अक्सर होता क्या है, हम टाइपिंग की दुकान पर जाते हैं और वहां कुछ धन देकर वहां से टाइपिंग करा लेते हैं, और टाइपिंग वाले के पास फॉर्मेट पड़ा है, वो उसी फॉर्मेट में आपकी जानकारी भर देता है और आप उसे लेके आ जाते हैं। ये तरीका उचित नहीं है। जब तक आप संपूर्ण जानकारी को अपनी तरफ से ना भरवाएं उसे, वहां फॉर्मेट आप उपयोग में ले सकते हो, पर जानकारी समस्त रूप से आपकी ही होनी चाहिए। आपका उसका एक एक शब्द आपको समझना चाहिए। आप उसे पढ़ें, समझें कि इसका अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है, तब ये प्रभावी बनता है। तो चल पड़ते हैं सीखने के लिए। ये कैसे प्रभावी बनेगा, उससे पहले ये समझ लें कि ये वास्तव में होता क्या है, कौन सी सूचना रखी होती है। ये एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी शिक्षा, आपका कार्य, आपकी प्रवीणताएं, आपके कौशल, यानी आपने सीखा क्या है, आपने पढ़ा क्या है, आपने क्या पढ़ाई की, क्या कौशल सीखे, क्या अनुभव है, वो समस्त जानकारी एक पत्र पर रख दी जाए। वैसा दस्तावेज, वैसा डॉक्यूमेंट रेज्यूमे कहलाता है। ये जो संभावित नियोक्ता है जहां आप आवेदन करेंगे, वो इस पत्र के द्वारा आपकी क्वालिफिकेशंस को एक्सेस करते हैं, यानी वो उनको जानकारी मिलती है कि आपने क्या ज्ञान अर्जित किया है, क्या अनुभव अर्जित किया है, क्या कौशल अर्जित किए हैं। इस पत्र से उनको ये जानकारी मिलती है और फिर बहुत सारे आवेदनों में से जो अच्छा आवेदन, जो उचित आवेदन है, जो उस पद के समीप है, उस पद के लायक है, उस पद से मैच करता है, उस पद की जरूरतों से मैच करता है, ऐसे आवेदन पत्रों को वो नियोक्ता कंसीडरेशन में लेते हैं, उन्हें वो छांट लेते हैं और छटनी के बाद फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये प्रतिबिंब है, शीशा है आपकी अपनी पहचान का और आपके वो कौशलों का, उस ज्ञान का, उस अनुभव का जो आपने अभी तक सीखे हैं। इस प्रपत्र से, इस दस्तावेज से, इस डॉक्यूमेंट से जॉब सीकर्स, यानी जो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो उनको मौका मिलता है कि वो इम्प्रेस कर सकें, वो अपना प्रभाव छोड़ सकें, प्रभावित कर सकें उस संभावित नियोक्ता को जहां वो आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल रूप से, शारीरिक रूप से अभी उस नियोक्ता से नहीं मिले, और उससे मिलने से पहले नियोक्ता प्रपत्र की जांच करेगा। तो प्रपत्र अगर प्रभावी पाया गया तो नियोक्ता आपको बुलाएगा, तो जॉब के लिए आपको कॉल आएगी, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर प्रपत्र आपका सेलेक्ट नहीं हुआ, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो आप दौड़ में पीछे रह सकते हैं। इसलिए इस दस्तावेज को बहुत ही सावधानी से बनाना आवश्यक होता है। एक अच्छी तरह लिखा गया रेज्यूमे ये हेल्प कर सकता है आपको इंटरव्यू में कॉल आने के लिए। यानी अच्छा अगर आपने रेज्यूमे लिखा तो आपको कॉल आ सकती है, और अगर अच्छा प्रभावी रेज्यूमे नहीं हुआ तो कॉल किसी और को जा सकती है जिसका रेज्यूमे प्रभावी हो। तो आपके नियोक्ता के पास आपकी पहचान के रूप में वही सिफारिश है, वही शीशा है, वही पहचान है। यानी आपकी व्यक्तित्व का एज ए पैकेज आपका जो कुछ जानकारी उपलब्ध है वो उस प्रपत्र पर है, और उस प्रपत्र की जांच करने से उस संभावित नियोक्ता को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति कितना उपयुक्त है। अगर प्रभावी आपका दस्तावेज होगा तो ये मौका देगा कि आपको इंटरव्यू में कॉल कर लिया जाए। तो सबसे बड़ा उद्देश्य रेज्यूमे का होता है कि वो संभावित नियोक्ता को इंप्रेस करे, और उसमें जो बहुत सारे रेज्यूमे आए हैं उसमें से जो प्रभावी रेज्यूमे हैं
जो उस पद के साथ मैच करते हैं उसे कंसीडर करने के बाद नियोक्ता को यह मौका देता है कि वो उचित और सक्षम कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल दे। तो इंटरव्यू कॉल के लिए आपके रेज्यूमे को सरल और प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस रेज्यूमे को सबसे पहले इसकी जो सावधानी है वो ये है कि जिस पद के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस पोजीशन के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोजीशन के हिसाब से हर बार आप अपने रेज्यूमे में आवश्यक परिवर्तन करें जहां जहां आवश्यकता हो। हम क्या करते हैं, एक रेज्यूमे बनवाया, उसी की कॉपीज जहां जहां अप्लाई करते हैं वहीं उसी को यूज करते हैं। नहीं, आप नियोक्ता का अध्ययन ऑनलाइन करें। नियोक्ता क्या काम करते हैं, इस पद की क्या आवश्यकताएं, उसके संबंध में आपके पास क्या नॉलेज है, क्या अनुभव है, क्या कौशल है, क्या ज्ञान है, क्या पढ़ाई है, इसके हिसाब से आप उसे टेलर्ड करें। यानी हर पद के लिए आपका अपना रेज्यूमे ठीक से तैयार किया गया हो। तो पहली सीख ये है कि हर पद के लिए आप उसे टेलर करें। अब दूसरी बात ये होती है कि हमारे समाज में प्रचलन है, हम बायोडाटा बोलते हैं। तो ये रेज्यूमे क्या होता है फिर? कुछ लोग उस पर सीवी लिखते हैं, कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं करिकुलम वाइटे। अब ये अलग अलग चीजें क्या हैं, कौन सा दस्तावेज उपयुक्त है? तो जल्दी से आप इस फर्क को समझ लें। बायोडाटा का मतलब होता है जीवन के बारे में समस्त जानकारियां रखना। बायोडाटा का मतलब होता है जीवन के बारे में। जैसे शादी ब्याह के लिए, जब हम रिश्तों के लिए अगर हम कोई प्रपत्र बनाते हैं उसे बायोडाटा कहते हैं, क्योंकि उसमें जीवन से संबंधित, परिवार से संबंधित अन्य जानकारियां भी रखी जाती हैं। परंतु मुझे जब नियोजन के लिए जाना है, रोजगार के लिए जाना है, तो परिवार की बहुत विस्तृत जानकारी उसमें होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए संक्षेप में मेरा अनुभव, मेरे सीखे हुए कौशल, मेरी प्रवीणताएं, मेरी उपलब्धियां, मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान, ये सारी बातें, मेरी शिक्षा, ये सब उसमें होना आवश्यक है और ये संक्षेप में दिखाया गया हो। इसे कहते हैं हम रिज्यूमे। वहीं जब बड़े बड़े पदों के लिए जब चयन होता है, बड़े पदों के लिए आवेदन होता है, वहां ये बहुत विस्तृत रूप से लिखा जाता है। आवेदन पत्र विस्तृत रूप से, पहचान पत्र बड़ा विस्तृत रूप से बनाया जाता है, जिसमें कई कई पेज भर जाते हैं। तो जो बहुत विस्तृत रूप से बनाया जाए आवेदन पत्र, उसे कहेंगे हम सीवी या करिकुलम वाइटे, और जिसे संक्षेप में बनाया जाए उसे कहेंगे रेज्यूमे। अब कितने पेज वाला रेज्यूमे कहा जा सकता है, कितने पेज वाला सीवी कहा जा सकता है, पर रोजगार के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लें कि उसको बायोडाटा नहीं कहेंगे, उसको रेज्यूमे कहें। ये उसके लिए सटीक शब्द निकलता है। तो अब इसके लिए हम दोनों में, सीवी और रेज्यूम में फर्क समझते हैं। 1 से 2 पेज का अगर दस्तावेज आपने बनाया है रोजगार के आवेदन के लिए तो ये कहा जाएगा रेज्यूमे, और 2 से ज्यादा पेज अगर उपयोग में हुए हैं तो वो स्वतः प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, वो आपका बन जाता है सीवी। तो आप साइज के आधार पर, पेजेस के संख्या के आधार पर भी तय कर सकते हैं कि रेज्यूमे है या सीवी है। तो एक डिफरेंस, हमेशा रेज्यूमे 1 या 2 पेज तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि इस रेज्यूमे से आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे तो संक्षेप में उस संभावित नियोक्ता को, पोटेंशियल एम्प्लॉयर को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारी विस्तृत जानकारी अगर आप उस पर लिखेंगे तो उतना पढ़ने के लिए वहां ज्यादा समय उनके पास खर्च करना होता है, और बहुत सारे रेज्यूमे एक साथ आते हैं, आवेदन पत्र एक साथ आते हैं, तो विस्तृत जानकारी को वो नहीं पढ़ पाते, तो आपका रेज्यूमे वहां से सेलेक्ट ना हो, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि समस्त जानकारी 1 से 2 पेज में ही आप समायोजित करें। और बहुत बड़े पद के लिए जा रहे हैं जहां आवेदन बहुत कम होते हैं, वहां सीवी आप बना सकते हैं। दूसरा, कंटेंट की नजर से सीवी में और रेज्यूमे में क्या फर्क है? रेज्यूमे में जो बातें लिखते हो, जो जानकारी वहां आप लिखते हो, वो आपके कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस,
आपके सीखे गए कौशल यानी प्रवीणताएं और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, इन 3 बातों से संबंधित जानकारी विस्तृत रूप से लिखी जाती है। पहली, आपका कार्य अनुभव, आपके कौशल और शिक्षा, और तीसरी, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो ये उससे कैसे रिलेट करती है, मैच करती है, ये बात वहां उल्लेखित की जाती है। इसे हम रिज्यूमे कहते हैं। और सीवी में हम क्या करते हैं, यहां और गहराई से कंटेंट लिखा जाता है। शिक्षा कहां कहां से रेगुलर थी, प्राइवेट थी, कब, कहां से, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से, पूरा विस्तृत विवरण शिक्षा का। फिर अनुभव का विस्तृत विवरण, फिर आपकी जो उपलब्धियां हैं उनका विस्तृत विवरण, फिर आपने अभी तक कोई अवार्ड, मेडल, सर्टिफिकेट जीते, वो सर्टिफिकेशंस आपके सारे, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स आपने जहां भी ली हैं, वो जो कुछ आपने आज तक अच्छा किया, जिसको कहीं अप्रिसिएशन मिली, वो सब सारी उपलब्धियां। इसे लिखते लिखते कई पेज भर जाते हैं, इसलिए इसे हम सीवी कहते हैं। तीसरा उद्देश्य, तीसरा फर्क रेज्यूमे और सीवी में ये होता है कि रेज्यूमे का उद्देश्य, देखना इस बात को पकड़ना, रेज्यूमे का उद्देश्य होता है कि संभावित नियोक्ता, नियोजक, पोटेंशियल एम्प्लॉयर उस पत्र को पढ़कर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले। तो रेज्यूमे का उद्देश्य है कि इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए, और सीवी का उद्देश्य है जॉब्स के लिए अप्लाई करें, एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें, फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करें। यहां ये बहुत विस्तृत रूप से ज्ञान दिया जाता है। तो अगर जॉब के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू कॉल में शॉर्टलिस्ट होके आना है, तो उसके लिए सही तरीका रेज्यूमे है। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमें रोजगार के आवेदन के लिए रेज्यूमे बनाना चाहिए जो 1 से 2 पेज का हो। अगर बहुत बड़े पदों की तरफ जा रहे हैं जहां बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए, तो ही सीवी की तरफ, या 2 पेज से बड़ा हमें अपना आवेदन पत्र बनाना चाहिए। ये फर्क होता है रेज्यूमे और सीवी में। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है, पर बायोडाटा नहीं, रेज्यूमे। अब रेज्यूमे को लिखें कैसे, बनाएं कैसे, तैयार कैसे करें, तो इसके लिए आजकल हाथ से लिखे हुए रेज्यूमे प्रचलन में नहीं है, कंप्यूटर से बने रेज्यूमे ही प्रचलन में है, परंतु यह हाथ से भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था है कहीं कि आप कंप्यूटर से नहीं लिखवा सकते, तो आप हाथ से बहुत साफ अक्षरों में इसे बना सकते हैं। अन्यथा जहां पॉसिबल हो आप कंप्यूटर से बनाएं, मोबाइल से भी ये बनाया जा सकता है। मैं आज आपको यहाँ बहुत ऐसी टूल्स और टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जो मोबाइल से भी आप इसे बना सकते हैं। अब जब बनाने बैठेंगे तो इसको कैसे बनाएं, शुरू कहां से करें, तो आइए वो समझते हैं शुरू कहां से करें। सबसे पहले बात होती है किस फॉर्मेट में बनाएं। आपने अलग अलग लोगों के रेज्यूमे देखे होंगे, वो अलग अलग तरीके से बने होते हैं। तो आइए उसको एक सही तरीका समझ लें कि कैसे ये बना सकते हैं। 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं रेज्यूमे बनाने के। 3 प्रकार से रेज्यूमे बन सकता है। पहला होता है क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ रेज्यूमे, दूसरा होता है फंक्शनल टाइप ऑफ रेज्यूमे, तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब एक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, इसका अर्थ ये है कि रेज्यूमे बनाते वक्त हम काल क्रमानुसार रेज्यूमे बनाएं। काल क्रमानुसार का मतलब समय अनुसार। मैंने या तो इसे शुरू करें, मैंने पढ़ाई पहले 10वीं की, 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने ये कोर्स किया, उसके बाद मैंने ये जॉब किया, उसके बाद ये जॉब किया। तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जहां से आपके जीवन में शिक्षा शुरू हुई, पहला पड़ाव आपका बोर्ड एग्जाम का 10th का आया, उसके बाद से पूरी की पूरी श्रृंखला को एक समयबद्ध तरीके से आपने लिख दिया कि आपने कब क्या किया। ये हुआ क्रोनोलॉजिकल। इसमें 2 तरह से होते हैं, एक होता है 10th ऑनवर्ड, दूसरा होता है कि अभी क्या कर रहे हो, उल्टे क्रम में, इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो सबसे अभी क्या कर रहे हो, अभी कहीं आप किसी सेवा में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो पहले उसको लिखो। इससे पहले क्या कर रहे थे वो लिखो, फिर उससे पहले क्या कर रहे थे वो लिखो, फिर उससे बाद में पहले जो शिक्षा प्राप्त की वो लिखो। तो जो उल्टे क्रम में लिखा जाता है उसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे कहते हैं। और बहुतायत रूप से
रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही रेज्यूमे बनाए जाते हैं। उससे एम्प्लॉयर को यह फायदा होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, फिर वो पीछे की तरफ जाता है। एम्प्लॉयर को ये बहुत जरूरी होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या करने की जानकारी पहली निगाह में अगर आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर को आ जाए तो उसको समझ में आ जाता है। फिर अगर उसे जरूरत लगती है तो नीचे पड़ेगा, नहीं तो उसे समझकर भी आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपके रिज्यूमे को पूरा पढ़ने के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर पहली 2 लाइन, तीसरी लाइन, पहला टॉपिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो वहां गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में अपना रेज्यूमे बनाएं। दूसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल होता है जहां आपकी स्किल्स और एबिलिटीज को सबसे पहले दिखाया जाए। स्किल्स और क्या सीखा आपने, आपकी योग्यताएं क्या है। जब अगर आप फ्रेशर हैं और अभी तक कोई जॉब नहीं किया, पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फंक्शनल टाइप ऑफ रेज्यूमे बनाना आपको ज्यादा उचित होगा। जहां अनुभव तो आपके पास है नहीं, तो जो सीखा गया है उसको एक विवरण, एक ऑर्डर में रख दें। इसे हम फंक्शनल कहेंगे कि क्या सीखा है, स्किल्स क्या सीखी, एबिलिटीज क्या है, इसे कहेंगे हम फंक्शनल टाइप ऑफ रेज्यूमे। और तीसरा होता है दोनों का मिक्स, दोनों को इकट्ठा रखते हैं। कैसे, हम इसे बहुत तरीके से समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके स्क्रीन पर अब ये पहले प्रकार का रेज्यूमे डिस्प्ले हो रहा है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे कहेंगे। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में यहां देखेंगे ये रेज्यूमे अमित वर्मा ने ऊपर अपना नाम लिखा, उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, और सबसे पहले उन्होंने लिखा एक्सपीरियंस। तो जब एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपात यानी रिवर्स ऑर्डर में है, उल्टे क्रम में है। जो सबसे बाद में हुआ है वो पहले लिखा, और जो सबसे पहले हुआ वो बाद में लिखा। तो यहां उन्होंने पहले अनुभव को लिखा है। तो पहला अनुभव, उससे पहले जो दूसरा अनुभव था, उससे पहले जिस जॉब में थे वो दिखाया, उससे पहले फिर शिक्षा दिखाई। शिक्षा में भी जो सबसे बड़ी शिक्षा थी एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पहले दिखाया, बीएससी उसके बाद दिखाया, और स्कूलिंग दिखाने की उसमें आवश्यकता नहीं थी। जब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो स्कूलिंग नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो उसके पहले की शिक्षा को का उल्लेख करना भी आपको उचित रहता है, सही रहता है। उसके बाद उन्होंने अचीवमेंट लिखी और अचीवमेंट को पूरा उल्लेखित किया। अचीवमेंट को ऊपर भी एजुकेशन से पहले भी लिखा जा सकता था, परंतु सही क्रम उन्होंने लिया एक्सपीरियंस, उसके बाद शिक्षा और उसके बाद उपलब्धियां। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया गया एक रेज्यूमे है। ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल में भी रिवर्स, सबसे पहले एक से ज्यादा जॉब की है आपने और अब जॉब ढूंढ रहे हो, अन्य जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाएं। टाइप 1 को आप अंगीकृत करें, आप इसे कंसीडर करें और आप अपने रिवर्स ऑर्डर में रिज्यूम को बना दें। दूसरे तरह का जो रिज्यूम होता है फंक्शनल, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, या आपकी जॉब में कोई गैप आ गए, आपने पहले जॉब की थी फिर छूट गया और फिर उसके बाद आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, कोई गैप आपका आया या करियर चेंज कर रहे हैं। कई लोग, कई जॉब सीकर्स एक करियर में गलती से कॉलेज स्कूल से निकलते ही आवश्यकता अनुसार या किसी आकर्षण में किसी जॉब में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद पता चलता है ये जॉब हमारे लायक नहीं है, हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो जिन्हें रास्ता बदलना, करियर पाथवे चेंज करना या फ्रेशर हो, ऐसे लोग, ऐसे जॉब सीकर्स ये वाला फॉर्मेट अपनाएं, यानी फंक्शनल फॉर्मेट रखें, जहां पहले नेम डिटेल्स, उसके बाद आपकी समरी के बाद आपका कोई प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट है, प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग लिए, कोई कोर्स किया, कोई जॉब किया, उसे यहाँ रख दें। वर्क हिस्ट्री को उसके इमीडिएट बाद लाएं। पहले प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब लर्निंग्स क्या है, मेजर लर्निंग, ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर की निगाह पहले आपकी क्षमताओं पे पड़े, अनुभव पर बाद में जाए। अगर क्षमताएं उसकी समझ में आ जाए, पहले जॉब में जब अक्सर जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपकी क्षमताओं पर ध्यान देते हैं, ना कि अनुभव पर, क्योंकि अनुभव तो अभी आपको है नहीं। अगर अनुभव श्रेष्ठ है आपके पास तो क्रोनोलॉजिकल बनाओ, और अगर आपके पास क्षमताएं श्रेष्ठ है तो आप फंक्शनल रेज्यूमे बनाओ।
इस प्रकार रेज्यूमे को इस ऑर्डर में बनाते हैं जहां आपकी क्षमताएं, आपकी कौशल, प्रवीणताएं पहले रखी जाएं और वर्क एक्सपीरियंस उसके बाद में। तीसरे तरह का रिज्यूम ये है कि ये दोनों का हाइब्रिड है, दोनों को इकट्ठा किया है। दोनों को इकट्ठा कब किया जाता है? जब आपके पास अनुभव और कौशल बहुत ज्यादा हो, यानी आप बहुत अनुभव और कौशल अगर आपके पास है तो आप पहले अपने कौशलों को प्रदर्शित करो, उसके बाद आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रदर्शित करो, क्योंकि जब आपने बहुत कुछ ज्यादा सीख लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके नियोक्ता को पता चलना चाहिए। सबसे ऊपर आप अपनी क्षमताएं और कौशलों का विवरण दें और उसके इमीडिएट बाद रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अनुभव को दर्शाएं। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले जो आप अभी कर रहे हो वो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस में दिखाएं, फिर उसके बाद फिर शिक्षा और फिर व्यक्तिगत डिटेल्स। तो आप इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज्ञान अर्जित किया है, कौशलों की संख्या ज्यादा है आपके पास, शिक्षा आपने बहुत ज्यादा अर्जित की है, प्रोफेशनली आप बहुत अपग्रेडेड हैं, तो पहले जो चीजें अच्छी हैं उनको ऊपर लाओ, फिर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वर्क एक्सपीरियंस को रख दें। तो ये 3 तरह के फॉर्मेट हैं। इन 3 में से जो उचित आपको लगता हो उस रूप में आप अपने रिज्यूमे को शेप करें। अब इसे बनाने के लिए क्या ऐसी की टिप्स हैं, यानी ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जिनका हमें रिज्यूम बनाते बनाते ध्यान रखना चाहिए? तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके इनको नोट करें, क्योंकि ये अनुभव से निकली हुई बातें हैं। मैं पिछले करीब 18-19 साल मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब में रिक्रूटमेंट किया, भर्ती किया, और मेरे उस करियर में मैंने जब अनुभव किया, मेरा पहला जो निर्णय होता था लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाने में, तो वो था कि रिज्यूमे कितना सटीक है, कितना आकर्षित है, वो नहीं, कितना सटीक है। तो जितना सटीक आपका रिज्यूमे होगा उतनी अच्छी संभावनाएं आपको इंटरव्यू में कॉल करने के लिए बनती हैं। तो यहां देखते हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो आपके रेज्यूमे को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो पहला है कि हर एक जॉब के लिए जब आप अप्लाई करो उसके लिए रिज्यूमे को मॉडिफाई करो, चेंज करो आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार क्या चेंज करना है? अब एजुकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपना अनुभव चेंज नहीं कर सकते, आप अपने कौशल नहीं चेंज कर सकते, परंतु जिस जॉब में जिस कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता मांगी गई है, किसी में मांगा जैसे टीम लीडर चाहिए और आपने टीम लीडिंग सीखी है, तो आप सबसे ऊपर टीम लीडिंग को प्रदर्शित करें, क्योंकि जॉब में वही एक स्किल की आवश्यकता ज्यादा दिखाई है उन्होंने, तो आपके पास वो स्किल है, उसको सबसे ऊपर टॉप में ले आओ। किसी दूसरे जॉब में जाएंगे तो वहां जाने के बाद आपको इनिशिएटिव लेने वाला आदमी चाहिए, तो इनिशिएशन यानी सेल्फ इनिशिएशन वाला जो आपका पोर्शन है उसे आप सबसे ऊपर दिखाओ। तो जो क्षमता, जो अच्छाई, जो गुण, जो कौशल आपका सबसे अच्छे कौशल है और जो जॉब में मांगा गया है उसे ऊपर लाओ, बाकियों को उसके नीचे ले आओ। तो ऐसा हर एक रेज्यूमे में जब जब आप अप्लाई करें उसको वहां आवश्यकता अनुसार उन्होंने जो जरूरत दिखाई है उसके अनुसार उसे आप वहां एडजस्ट करें। तो ये बिल्कुल टेलर हो जाता है, यानी बिल्कुल कस्टमाइज हो जाता है उस जॉब के लिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कभी भी एक ही कॉपी अलग अलग जगह अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप अपने रेज्यूमे को चेंज करें, मॉडिफाई करें हर एक पद के अनुरूप, तब जॉब मिलने में बड़ी आसानी होती है। और ऐसा मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। मैंने मेरे जीवन में जितने जितने जगह जॉब लिए, मैंने कोशिश की, जब जब कॉपीज मैंने यूज की तो इंटरव्यू कॉल्स बहुत कम आती थी या नहीं आती थी, पर जब जब कस्टमाइज रिज्यूमे अप्लाई किया तो जॉब कॉल्स कंपैरेटिवली ज्यादा आती थी। तो ये बिल्कुल एक अनुभव की बात है। आप भी इसे वैसे ही हर एक आवेदन के लिए आवेदन की आवश्यकता अनुसार आप उसे समायोजित करें।
हाईलाइट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस उस पोजीशन के साथ जो ज्यादा मैच करते हैं उनको हाईलाइट करके ऊपर लाओ, ताकि जो इसका सिलेक्शन करे, जो शॉर्टलिस्टिंग करे रिज्यूम की, उसकी आंखों में, उसकी निगाह में वो चीजें पहले आ जाए। और जब जब रिज्यूम बना के भेजते हो, मैंने देखा मेरे पास जो रिज्यूम्स आते थे उसमें डेट 1 साल पहले की पड़ी हुई है। अब 1 साल पहले की डेट पड़ा हुआ रिज्यूम कोई भी नियोक्ता उसे कंसीडर बहुत मुश्किल करेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आवेदन पत्र भेजा है उसने तारीख तक बदलने की जहमत नहीं की, तारीख तक बदलने की कोशिश नहीं की, या इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे आवेदन पत्र में तारीख कौन सी लिखी हुई है। तो आपको पूरे आवेदन पत्र को, पूरे रेज्यूमे को प्रूफ रीड करना चाहिए, एक एक शब्द को व्याकरण के रूप से यानी ग्रामेटिकली और उसके क्रम के रूप से, आवश्यकता और जो प्रस्तुति है दोनों को प्रूफ रीड करो। हो सके तो कम से कम 3 बार पढ़ो उस रिज्यूमे को, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। आवेदन की आवश्यकताएं पढ़ो और अपने रिज्यूम को पढ़ो, और आप खुद को नियोक्ता समझकर एक बार देखो कि अगर ये मेरे सामने आवेदन पत्र इस पोजीशन के लिए आ रहा है, इस पोस्ट के लिए आ रहा है, तो क्या मैं इसे कंसीडर कर लूंगा। मैं कहता हूं आपको, अगर एक बार भी आप नियोक्ता की नजर से अपना आवेदन पत्र पढ़ लेंगे, आपके आवेदन पत्र में जहां जहां त्रुटियां होंगी उन्हें आप वहीं पॉइंट आउट करके ठीक कर लोगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कॉपी ली और एम्प्लॉयमेंट में जहां जहां ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहां अप्लाई कर देते हैं, परंतु ये नहीं देखते मेरा आवेदन पत्र उस पद के साथ, उस पोजीशन के साथ मैच करता भी है कि नहीं। क्योंकि नियोक्ता को नहीं पता आपको क्या आता है, आप क्या जानते हो, क्या सीखा हुआ है आपने। नियोक्ता को तो वही पता है जो आपने उस प्रपत्र पर लिखा है, और प्रपत्र पर अगर संपूर्ण जानकारी आपने उससे मैच करती हुई जानकारी नहीं लिखी है, तो जिसने लिखी होगी वो उसके बायोडाटा को, उसके रिज्यूमे को कंसीडर कर लेगा, और उस रिज्यूमे को कंसीडर कर लेगा तो आपका रिज्यूमे पीछे रह सकता है। तो आप प्रूफ रीड करके ही रिज्यूमे को सबमिट करें, भेजें। इसके अलावा और भी एडिशनल टिप्स ये हैं कि रिज्यूमे को संक्षिप्त रखें और सटीक जानकारी रखें, ऐसी जो आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सूचना को इकट्ठे नहीं रख देना एक पेज पर। कई बार बहुत छोटा फॉन्ट बनाकर बहुत सूचना को वहां रख देते हैं, वो पढ़ने में नहीं आती। आपके जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो इसको शॉर्टलिस्ट करेगा, उसको एक नजर में सटीकता के साथ आपके रिज्यूम से वो सूचनाएं दिखाई दे जाएं जिनकी उनको आवश्यकता है। उसमें कीवर्ड्स यूज करें। कीवर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द, ऐसी टर्म जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आवश्यक है। ये कीवर्ड क्यों यूज किए जाएं? क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े संस्थानों में आपके रेज्यूमे का शॉर्टलिस्टिंग मैनुअल नहीं होता। मैनुअल नहीं होता का मतलब कोई आदमी शॉर्टलिस्ट नहीं करता। जहां हजारों लाखों आवेदन इकट्ठे आते हैं, वहां कोई व्यक्ति बैठकर आपके आवेदन पत्र नहीं पढ़ता, वहां मशीन पढ़ती है, वहां कंप्यूटर पढ़ता है, उसे हम एटीएस बोलते हैं। तो वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज में एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है? कीवर्ड्स देखता है। तो जो कीवर्ड्स यानी जो आवश्यकता के शब्द हैं पद में, पोजीशन में, वो आपके आवेदन में है कि नहीं। अगर आवेदन में वो शब्द है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आवेदन पत्र नहीं पढ़ता, वो सिर्फ की पॉइंट्स, की वर्ड्स, मुख्य बिंदुओं को पकड़ता है। अगर वो मुख्य बिंदु मैच हुए तो आपका आवेदन पत्र शॉर्टलिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक मशीन में। अगर वो कीवर्ड्स नहीं हुए तो वो आवेदन पत्र आपका नहीं शॉर्टलिस्ट होगा, किसी और का शॉर्टलिस्ट हो सकता है। आपकी जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, उनको बहुत सटीकता से लिखना है, क्वांटिफाई करना है। 1, 2, 3। अक्सर एक भाषा में लिख देते हैं, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। नहीं, 1, 2, 3। सर्वश्रेष्ठ जो आपकी अचीवमेंट है, सबसे अच्छी 1 नंबर, उससे कम 2 नंबर, उससे कम 3 नंबर। पूरी श्रृंखला बहुत लंबी बनाने के बजाय 3-4 उपलब्धियां अगर आप अच्छी लिखते हो, वो रेज्यूमे के लिए काफी है। बाकी उपलब्धियां अगर इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होते हो
तो आप वहां बता सकते हो। समस्त जानकारी आपको रेज्यूमे में रखनी आवश्यक नहीं है। जितनी जानकारी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शंस की जरूरत है आप उतनी जानकारी वहां उपलब्ध कराएं। बाकी अगर रेज्यूमे सेलेक्ट होता है तो आप वहां बता सकते हैं, क्योंकि रेज्यूमे का उद्देश्य तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल आना है, इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो। और एक्टिव वर्ड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, भाषा थोड़ी मजबूत हो, और सक्रिय शब्द होने चाहिए आपके। सक्रिय शब्द मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे, वो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ लेंगे। की सेक्शंस ऑफ ए रिज्यूम, रिज्यूम के हिस्से कितने होते हैं, कितने पार्ट एक रिज्यूम के हैं, क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो आइए क्या क्या लिखा जाए, कौन कौन से मुख्य हिस्से रिज्यूम के होते हैं, उनको कॉपी पेन लेकर नोट कर लें। तो उसके मुख्यतः 6 भाग होते हैं। पहला भाग आपका नाम सबसे टॉप में, सबसे टॉप में आपका नाम। नाम को आप सेंट्रली अलाइन भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, बाएं हाथ की तरफ भी लिख सकते हो। नाम के नीचे आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका फोन नंबर जो मोबाइल नंबर हो सकता है। मोबाइल नंबर अक्सर 2 दिए जाएं, 2 मोबाइल नंबर दिए जाएं, क्योंकि अगर एक मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं है, बंद हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क है, उपलब्ध नहीं है, तो आपके पास आने वाली इंटरव्यू कॉल मिस हो सकती है। एम्प्लॉयर जरूरी नहीं है कि वो बार बार आपको कॉल करके 2-3 दिन बाद देखे। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट नंबर ऐसा होना चाहिए जो एक ही मोबाइल में दोनों नहीं हो, क्योंकि एक मोबाइल अगर खराब हुआ या बंद हुआ या बैटरी डाउन हुई तो दोनों नंबर नई कॉल पे लगेंगे। इसलिए एक नंबर दूसरा दूसरे मोबाइल का परिवार में से दे सकते हैं, एक अपने मोबाइल में से एक नंबर, तो ये 2 नंबर आपके पास उसमें हो। एक ईमेल आईडी आपकी हो, वहीं एक लाइन एड्रेस हो। पहले में आपका नाम, दूसरे में फोन नंबर, ईमेल आईडी, तीसरे में आपका एड्रेस। दूसरा, उसके इमीडिएट बाद एक लाइन लिखी जाती है, उसे बोलते हैं उद्देश्य, समरी। ये आवेदन पत्र क्यों लिखा जा रहा है, क्यों ये अप्लाई किया जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, एक उद्देश्य लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में बना रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव या समरी लिख देंगे। और एक्सपीरियंस, तीसरा होता है एक्सपीरियंस, चौथा एजुकेशन, पांचवा स्किल्स, और छठा एडिशनल जानकारी है तो वो लिख देंगे। पहला कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा एजुकेशन, पांचवा स्किल्स, छठा अन्य जानकारी। तो ये 6 हिस्से हैं। अब इन 6 हिस्सों को कैसे कैसे लिखा जाना है अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखेंगे। ये देखिए 6 हिस्सों पे, अभी ये वाले में सबसे पहले नाम था, उसके बाद वहां फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस के इमीडिएट बाद स्किल समरी या ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट दिया यहाँ, और उसके बाद वर्क हिस्ट्री दी, एजुकेशन दी। तो इस ऑर्डर में हम रेज्यूमे बनाएंगे। ये ऑर्डर हमें पता चल गया। अब इसकी जो समरी बनती है, हमने पहला तो पढ़ लिया कि हमने नाम लिखा, पहली लाइन में जहां नाम लिखना है वो बीच में लिखेंगे, चाहे हम बाएं हाथ की तरफ लिखें। उसके बाद फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, उसके बाद हमारा एड्रेस हो गया। उसके इमीडिएट बाद एक जो हिस्सा लिखा जाता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव या समरी। दोनों में से कुछ भी टाइटल उसका लिख सकते हैं, कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं। और ये एक आवश्यक हिस्सा होता है रेज्यूमे का। आवश्यक हिस्सा में इसमें लिखा क्या जाता है, मैंने देखा है जनरली इस हिस्से में जिनसे आप कंप्यूटर पर रेज्यूमे बनवाने कहीं जाते हैं, कंप्यूटर की शॉप पर जाते हो या जहां से भी बनवाते हो, उनके पास पुराना फॉर्मेट है और उसी में किसी की समरी और ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, उसी को कॉपी आपके लिए कर दिया। आपने नहीं पता उसका उद्देश्य क्या है, उसको भी नहीं पता इसका उद्देश्य क्या है। किसी के बायोडाटा या रेज्यूमे में था और वहीं से उठाकर वो आपने ले लिया, तो इससे आपकी जो उचित प्रभाव है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उद्देश्य तो आपका व्यक्तिगत है। आपके व्यक्तिगत उद्देश्य को जब तक आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर नहीं समझेगा तब तक वो नीचे बायोडाटा पढ़ने, नीचे रिज्यूम पढ़ने नहीं जाएगा। तो
तो रिज्यूम तब पढ़ा जाएगा नीचे जब उद्देश्य समझ में आ जाए, नाम के बाद सीधे उद्देश्य। और नाम से नियोक्ता को ज्यादा सरोकार नहीं होता जब तक कि आप वहां इंटरव्यू के लिए ना बुला लिए जाएं। तो नाम से ज्यादा उनको मैच नहीं करना, कुछ उनको आपके जो नीचे जानकारी दी गई है उससे मैच करना है, उससे शॉर्टलिस्ट करना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव और समरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या करते, बहुत छोटा पैराग्राफ लिखते जिसमें आप अपने अनुभव और कौशलों का उदाहरण देते हैं, या आप अपने जीवन का उद्देश्य बताते हो, आप अपने करियर का उद्देश्य बताते हो। सही शब्द है करियर का उद्देश्य। आप किस उद्देश्य से आवेदन कर रहे हो, तो वो बात इसमें 3 चीजें होती है: आवेदन का उद्देश्य, आपकी कौशल और आपका अनुभव का एक संक्षिप्त विवरण 1 से 2 लाइनों में। ये बहुत ही स्पेसिफिक हो, लंबा नहीं हो। इसमें से सवाल पूछ लेते हैं, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बहुत ही टेलर्ड हो और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे ये संबंधित हो। ये 3 सेंटेंसेस से ज्यादा ना हो, 3 वाक्यों से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। 3 वाक्यों से ज्यादा ये नहीं होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव कोशिश करो 1 से 2 सेंटेंस में हो। तो जैसे एक एग्जांपल है, सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। एक चैलेंजिंग पोजीशन चाहिए एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां मैं सीख सकूं नए कौशल, मेरे ज्ञान को बढ़ा सकूं और मेरी जो लर्निंग है उसको मैं और मजबूत कर सकूं। तो इससे उद्देश्य समझ में आता है कि मैं क्या चाहता हूं इस जॉब से, इसमें और सीखना चाहता हूं। दूसरा है एग्जांपल, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ माय पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। टू गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं एक अवसर चाहता हूं वेयर आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ माय पोटेंशियल, जहां मैं मेरी क्षमताओं का संपूर्ण सदुपयोग कर सकूं। टू कंट्रीब्यूट यानी किस लिए, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्थान में जहां मैं जा रहा हूं उसके ग्रोथ में, उसके विकास में मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके योगदान दे सकूं। अब ऐसी लाइन अगर वो नियोक्ता पढ़ता है तो उसको इससे आपके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। ये लाइन और भी शब्द बदल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के रूप में आप इन 2 लाइनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अनुभवी हैं तो आप अनुभव को लिख सकते हैं कि मैंने ये सीखा है, ये अनुभव है, इसके आधार पर मैं इस संस्थान की ग्रोथ और विकास को योगदान देना चाहता हूं। तो उनको समझ में आ जाता है कि इसको क्या आता है और ये क्या करना चाहता है, क्या करना चाहती है। तो आपके बारे में एक शॉर्ट में उनको पता चल जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को हमेशा फोकस करके उससे 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 3 सेंटेंस। उसके बाद तीसरा हिस्सा है सी पार्ट, व्हाई एंड हाउ टू राइट अचीवमेंट। अब आपकी जो उपलब्धियां हैं अब तक की वो कौन सी हैं, तो जो उपलब्धियां हैं उनको आप कैसे लिखेंगे कि जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको क्वांटिफाई करें, 1 2 3 4 इस प्रकार नंबर लगाकर लिखें, यानी संख्यात्मक तरीके से वो समझ में आए। पूरी सीरीज नहीं लिखनी, बहुत की अचीवमेंट्स जो उपलब्धियां हैं आपकी उनको आप 1 2 3 4 में लिखेंगे। ये जो आदमी, जो व्यक्ति या जो मशीन, जो एटीएस उसे शॉर्टलिस्ट करेगा या पढ़ेगा, वो यहां से इनपुट्स निकाल लेता है। तो आप इनको क्वांटिफाई करके लिखें और उसको ये नोटिस हो जाता है कि 3 नंबर पे क्या लिखा है। तो इससे जैसे नीचे एग्जांपल दिया है कि इसमें लिखा है आई इंक्रीज्ड सेल्स। आई इंक्रीज सेल्स का मतलब लोग लिखते हैं कि मैंने उस फला कंपनी की सेल बढ़ा दी। अब ये बहुत ही कैजुअल सा सेंटेंस हुआ, ये कोई उपलब्धि नहीं हुई। आप अगर सेल्स में काम करते हो तो सेल्स बढ़ाओगे ही, अब कितनी बढ़ा दी ये नहीं पता, तो ये क्वांटिफाई करो। इसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे, आई इंक्रीज्ड सेल्स बाई 20% या 15%, मैंने 15% सेल बढ़ाई। अब इससे एम्प्लॉयर पे इंपैक्ट बना कि इस व्यक्ति में वो क्षमताएं हैं कि ये सेल्स को इंप्रूव, मॉडिफाई, ग्रो कर सकता है। तो ये एक सेंटेंस रादर आई इंक्रीज सेल्स के बजाय ये जो सेंटेंस बना स्ट्रॉन्ग भाषा बनी, क्वांटिफाइड बनी।
तो ऐसी अचीवमेंट, जब भी कोई अचीवमेंट लिखते हो उसे क्वांटिफाई करो कि आपने कितना बढ़ा दिया, कितना कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा हुआ, उसको संख्यात्मक तरीके से दिखाओ। इसके अलावा जो जॉब्स आप लिखते हो, जो अनुभव है, उनको कस्टमाइज कर दें। जॉब्स को कस्टमाइज कैसे करें? बहुत शॉर्ट में लिखें, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन, इस तारीख से इस तारीख तक इस पद पर ये काम किया और वहां ये काम मैंने किए, इस तारीख से इस तारीख तक इस पद पर ये जिम्मेदारियां निभाई, और उसको कस्टमाइज कर दें पूरा रिवर्स ऑर्डर में। जो सबसे लास्ट में किया वो, या अभी कर रहे हो, उसको टॉप पे रखो, उसके बाद जो उससे पहले छोड़ दिया था वो, और अगर कोई जॉब नहीं की तो आपको जॉब्स को कस्टमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जॉब्स नहीं की तो आपने जो इंटर्नशिप की, कहीं कहीं सीखा, कोई प्रशिक्षण लिया, उस प्रशिक्षण को आप वहां जरूर रख देंगे। इसके अलावा आप एटीएस में आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, इसके लिए कीवर्ड्स का उपयोग करें। कीवर्ड्स का उपयोग यानी जो शब्द मुख्य रूप से, जो नोटिफिकेशन आया पोस्ट का, जो वैकेंसी आई, वैकेंसी अनाउंस हुई, वेबसाइट पे हुई चाहे न्यूज़पेपर में, उसमें जो मुख्य शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग आप अपनी अचीवमेंट्स में, वर्क एक्सपीरियंस में, शिक्षा में, वैसे ही उसी शब्द का सटीक, जो मुख्य शब्द है उनका सटीक वही प्रयोग आप अपने रेज्यूमे में करो। इससे जब एटीएस उसको शॉर्टलिस्ट करेगा तो वो शब्द वहां सीधे आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेंगे। तो ये था कि हम क्या क्या उसमें रेज्यूमे में लिखें जिससे हमें ये मदद मिले कि हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाए। अब इसके फॉर्मेट्स और डिजाइनिंग, मैं कैसे फॉर्मेट और डिजाइनिंग करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे रेज्यूमे बहुत कलरफुल बनाते हैं, बहुत कलरफुल बनाते हैं, फोटोग्राफ लगा देते हैं उसमें, और अलग अलग बॉक्स, बड़े डिजाइन बनाते हैं। इन डिजाइन से आपको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सही फॉर्मेटेड हो, यानी बहुत कलरफुल नहीं भी होगा तो ऐसी बात नहीं है कि कलरफुल फॉर्मेट ही आपके शॉर्टलिस्टिंग होंगे। ये सरल हो, पढ़ने में सहज हो, एक प्रोफेशनल फॉन्ट हो। प्रोफेशनल फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, ये बिल्कुल सटीक फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन आप नोट कर सकते हैं। आप इस फॉन्ट को 12 का फॉन्ट, 10, 12, 14, 12 से 14 का फॉन्ट साइज बिल्कुल सटीक होता है। अगर कंप्यूटर से आप डिजाइन करा रहे हो तो 12 से 14 का साइज टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, दोनों फॉन्ट बहुत परफेक्ट चलते हैं। और आप अपने रेज्यूमे को आप दोनों या चारों तरफ से उसके मार्जिन्स छोड़ के बनाएं। पूरा रेज्यूमे का पेपर नहीं भरना, कुछ मार्जिन्स जरूर छोड़ दें। और जब भी रिज्यूम आप सबमिट करें, भेजें, तो उसे प्रूफ रीड करें कम से कम 3 बार। तो इसका फॉर्मेट और डिजाइन, फोटोग्राफ नहीं लगाना है। फोटोग्राफ लगा देने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एटीएस सिस्टम फोटोग्राफ को पढ़ता नहीं, और जो एम्प्लॉयर आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा, कई बार फोटोग्राफ को देख के रेज्यूमे आपका कैंसिल हो जाता है, रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्टिंग में नहीं आता। रेज्यूमे को देखकर बहुत सारी बातें, रेज्यूमे पर अगर फोटो है तो बहुत सारी बातें, आपको अपना फोटो अच्छा लगता होगा, एम्प्लॉयर को अगर अच्छा नहीं लगा, आपका रेज्यूमे हट जाएगा। इसलिए फोटोग्राफ आपको रेज्यूमे में उपयोग नहीं करनी। अब रेज्यूमे बनाने की आजकल नई तकनीक आ गई है, बहुत टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी उपयोग में ले सकते हो, परंतु फोटो नहीं लगाना। टेक्नोलॉजी में भी जो फॉर्मेट मिलेंगे वहां आपको फोटो लगे मिलेंगे, पर फोटो नहीं यूज करना। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, कहां कहां आप अपने रेज्यूमे बना सकते हो, मैं कुछ टूल्स आपको बता देता हूं। इसमें से एक टूल है कैनवा, ये फ्री के टूल है। कैनवा पर जब जाएंगे, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, कंप्यूटर पे भी है, आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं, अपने मोबाइल से रेज्यूम बना सकते हो। कैनवा में जाएं और जाने के बाद कैनवा में सिर्फ रेज्यूमे लिख दें। जैसे ही रेज्यूमे टाइप करेंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडीमेड बने हुए बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा फॉर्मेट जिसमें फोटोग्राफ नहीं है और आपको आपके ठीक लगता है, जैसे ये रेज्यूमे है, ये टेम्पलेट आ जाएगा यहाँ। इस टेम्पलेट को आप यहाँ क्लिक करके और यहाँ अपनी जानकारी बदल कर, ये किसी के लिए एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बना है, आप इसे उसकी जानकारी हटाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्मेट पहले से ही बहुत परफेक्ट है। ये देखिए, ये बना हुआ है समीरा हदीद यहाँ, और इसमें जो भी आमूल चूल परिवर्तन आपको करना है करके यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे, सीधे आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा टूल है कैनवा। कैनवा के अलावा आपको resume.io, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से भी रेज्यूमे बनते हैं, और AI से रेज्यूमे बनाने का एक resume.now और जेटी, तीसरा है resume.io। तो resume.io, जेटी, कैनवा, इनके लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं। आप यहां से बना सकते हैं, canva.com से बना सकते हैं। ये फ्री है, 100% फ्री है। आप यहां से resume.now.com से बना सकते हैं, ये भी फ्री है। यहां से चैट बॉक्स में आपको ये उपलब्ध होता है। jetty.com यहां से है, तो ये यहां से आप रेज्यूमे बना सकते हैं। अगर पहली बार आपको समझ नहीं आता तो यहां से फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, उस फॉर्मेट में अपनी जानकारी को भर के आप बिना कोई धन दिए रेज्यूमे बना सकते हैं। तो यहां से हमने सीखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रेज्यूमे बनाने के लिए काम करती है। रेज्यूमे ऐसा बने जिसमें कीवर्ड हो, ताकि वो टेक्नोलॉजी से जब शॉर्टलिस्टिंग होती है तो उसमें वो काम आ जाए। तो ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी। नए जमाने के जॉब सीकर्स हैं आप, तो नए जमाने में नए टूल्स से आप रेज्यूमे बना सकते हो, पर किसी की कॉपी नहीं करेंगे, आप अपना रेज्यूमे अपने आप लिखेंगे। गेटिंग फीडबैक, जब भी रेज्यूमे बन जाए तो उस रेज्यूमे को अपने 3 मित्रों को या अपने परिवार के पढ़े लिखे उन सक्षम व्यक्तियों को जिन्होंने पहले रोजगार प्राप्त कर लिया है, 2 से 3 लोगों को भेजकर उनसे फीडबैक लो, ये रेज्यूमे कैसा है। अगर आप बार बार रेज्यूमे बदलकर अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम एक व्यक्ति का जरूर फीडबैक लो कि ये रेज्यूमे इस पद के लिए देखना कितना मैच करता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि पहले से ही अगर कोई उसमें त्रुटि है तो ठीक करने का मौका आपको मिल जाए। इसके अलावा एक प्रचलन है, रेज्यूमे के साथ एक लेटर लिखा जाता है, कवर लेटर और ईमेल। ईमेल पे अगर प्रपत्र लिख रहे हैं तो आप ईमेल बहुत शॉर्ट लिखेंगे, 2 से 3 लाइन, क्योंकि ईमेल में अगर आपने उसका कवर लेटर लिख के भेजना है या कवरिंग ईमेल देनी है और आपने ज्यादा भाषा लिखी और भाषा में त्रुटि हुई तो आपके रेज्यूमे को कोई ओपन करके शॉर्टलिस्ट तो दूर की बात है, पढ़ेंगे भी नहीं। तो वहां बहुत ही सटीक शब्द, जैसे हम आम भाषा में पत्र में लिखते हैं, वैसे ही 2 से 3 लाइनें वहां लिखी जानी चाहिए। नीचे आपका फोन नंबर, आपका नाम, विशेष वहां होनी चाहिए, विद रिगार्ड्स या थैंकिंग यू, डियर सर या मैम ऊपर टॉप में, और बीच में इन रेफरेंस ऑफ दिस पोजीशन सो प्लीज फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे फॉर योर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड। तो यहाँ बस बहुत मुश्किल से 3 लाइनें आपको लिखनी है, ज्यादा कवरिंग लेटर में आपको रेज्यूमे के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सीवी भेज रहे हैं, कहीं विस्तृत भेज रहे हैं, तो एक पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। तो आज आपका होमवर्क है कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख के जो आपने नोट किए, और अगर नोट नहीं कर पाए तो इस वीडियो को दोबारा सुने, सुनने के बाद फिर अपने रिज्यूम में जहां जहां आवश्यक है वहां परिवर्तन करें और एक बहुत ही इंप्रेसिव सा रिज्यूम बनाएं। बनाने के बाद फिर आप हर एक पद के लिए जहां जहां आप आवेदन करते हैं उसे वैसे ही समायोजित करें, टेलर करें और आगे भेजें। इसी के साथ ये सत्र यहां पूरा होता है। अब आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुकमान जी, रिज्यूमे के रिगार्डिंग में इतनी विस्तार से हमको जानकारियां प्रदान करने के लिए। कुछ बच्चों के प्रश्न हैं, मैं एक एक करके सभी बच्चों के प्रश्न आपसे पूछूंगा। जिनके प्रश्न रह जाएंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ये ना सोचें कि हमारे सवाल न लिए गए। हम कोशिश करेंगे कि चैट पर हम एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब दें, और अभी समय की कमी के कारण मैं दो या तीन प्रश्न ही ले पाऊंगा, बाकी सभी प्रश्नों का मैं चैट पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
तो सबसे पहला प्रश्न लोकमान जी ये है कि कभी कभी एजुकेशनल बैकग्राउंड और जिस जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिसमैच होता है, तो उस दौरान किस तरह की चीजों का ध्यान हम रिज्यूमे में रखें? प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है, पर मैं उसकी दोनों संभावनाएं बता देता हूँ। एक प्रश्न तो ये होता है कि अगर आपने 12वीं की, 12वीं के बाद 2 साल का गैप आ गया, 1 साल का गैप आ गया, एक संभावना तो ये होती है। और उसे अक्सर जॉब सीकर्स घबराते हैं कि इस 2 साल 1 साल में क्या किया, इसका जवाब क्या देंगे। तो इसका उत्तर ये है कि अगर आपके शिक्षा अनुभव के बीच में या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई गैप आया है, उस गैप में आपने जो कुछ किया है, अगर वो कोई आपको परेशानी रही है पारिवारिक रूप से, तो आप उसका उल्लेख नहीं करेंगे। परंतु अगर आपने कुछ भी उस दौरान सीखा है या कोई भी काम किया है, उस काम को आप ये तोलेंगे कि जिस पद के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं या कर रही हूं, ये उसके साथ मैच करता है क्या। अगर वो मैच करता है तो ही आप लिखेंगे, अगर नहीं मैच करता तो आप उसे ना लिखें, अन्यथा वो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में नहीं आएगा। दूसरा, आप इसका एक प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है, तो उसकी दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, आपके कौशल जिस प्रकार के हैं और आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हो, उसमें दोनों में कुछ फर्क है। तो अगर ये दोनों पूरब पश्चिम है, आवश्यकता से परे है, तो आपका सीवी, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। आप ऐसे पद के लिए आवेदन करें ही नहीं जो आपकी शिक्षा, कौशल, प्रवीणताओं से मैच नहीं करता। अगर बहुत थोड़ा डिफरेंस है तो आप उसे शब्दों से लिख सकते हैं। जैसे आपने अभी 12th किया या डिप्लोमा किया या ग्रेजुएशन किया और एक जॉब मिल रहा है आपको, तो आप उसके जो समरी में लिखेंगे 3 लाइन में, वहां लिखेंगे मुझे ये अनुभव और ये ज्ञान है और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मैं इस पद पर सफल होऊंगा और इस पद पर रहते हुए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के विकास में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। यानी वहां कहीं थोड़ा डिफरेंस है, तो आप अपनी समरी में शब्दों से उस जो संभावित आपका एंटरप्रेन्योर है, जो उसे पढ़ेगा, उसकी समझ में आना चाहिए कि ये यहां है और ये यहां आना चाहते हैं, इसमें थोड़ा गैप है, पर इन्होंने एक कमिट किया है कि मैं समझता हूं मेरी क्षमताएं बड़ी अच्छी हैं इसमें, इसलिए मैं यहां से इधर आना चाहता हूं। तो फिर एम्प्लॉयर उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है, अगर उसे क्लिक कर गई तो बात। जहां पाथवे चेंज करना है आपको, तीसरा इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि मान लिया मैं इस करियर में हूं और अब मुझे परिवर्तन करना है, पर मैं इसमें, मेरा ये अनुभव और इस अनुभव के लिए मुझे नियोक्ता बिल्कुल शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, उसमें भी आपको यही करना है। वहां आपको जो समरी स्टेटमेंट है, उस समरी स्टेटमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये बताना है कि मैं इसलिए इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूं कि मैं समझता हूं मेरे लिए, मेरे अंदर इसके लिए पैशन है, क्षमता है, जुनून है, और जो काम मैं करके आया उसके वो ये था, वो तो नीचे आ ही गया। आप उसको ये बता दें कि मैं इस पद के लिए इसलिए जा रहा हूं कि मेरा ये जुनून है, मेरी क्षमता इसके बिल्कुल सटीक है। फिर जैसे ही वो समरी स्टेटमेंट से उसको समझ में आएगा, इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मैं वहां बाई डिफॉल्ट चला गया था और वहां मेरा मन नहीं लगा। जी, शायद मैं इस प्रश्न का तीनों तरह से उत्तर दे पाया। आपको जैसे जिसने भी पूछा है वो आप अपने से उसे रिलेट कर सकते हैं, और अगर ये प्रश्न नहीं था तो कृपया वापस पूछ सकते हैं। जी संजय जी। नवीन का ये प्रश्न है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत हैं। कृपया उनका मार्गदर्शन करें कि वो किस तरह से रिज्यूमे को अपनी बिल्ड कर सकते हैं इस डोमेन में। कंप्यूटर ऑपरेटर में कार्यरत हैं तो आपके 4-5 पदों के लिए आप आवेदन ढूंढें, यानी आप पोजीशन ढूंढें। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर आजकल जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनमें सीधे सीधे नहीं मिलता। डेटा एंट्री ऑपरेटर उसका एक नाम है, ऑफिस असिस्टेंट उसका एक नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उसका एक नाम है। इन कीवर्ड्स को आप अपने रेज्यूमे में डालें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। और अगर आप ऑपरेशंस में, अगर आपको थोड़ा डिजाइनिंग में भी हाथ अच्छा है, तो आप कीवर्ड डाल सकते हैं उसमें डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ईडीपी, डीटीपी, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये, और ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह के आप टर्म्स को आप अपने बायोडाटा में जरूर समायोजित करें। तो ऑनलाइन जब एटीएस वहां लगता है
या जब ऑनलाइन पोर्टल्स आपके सीवी को उठाते हैं मैच करने के लिए, तो आपके पास ज्यादा जॉब्स की कॉल आ सकती है, ज्यादा जगह आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत विकल्प हैं, परंतु अलग अलग विभागों में, अलग अलग कंपनीज में इसके काम अलग अलग है। कहीं अगर आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग आती है कंप्यूटर ऑपरेशंस के साथ, तो आप प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हो, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर आपको थोड़ा एनालिसिस आता है, देखिए आज कंप्यूटर ऑपरेटर है, पर कल आप छलांग लगाकर इससे एक पद ऊपर जाएंगे, सारी उम्र कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रह सकते। तो आपको कंप्यूटर्स में ऑपरेशंस के दौरान किधर आपको इंक्लिनेशन हुआ है, प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा रुख है, तो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बने, उस किसी भाषा को आप और पढ़ लें। और अगर आपका रुख एनालिसिस की तरफ है, तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अगर डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेशंस बहुत ही जेनरिक सा काम है, आप उसमें देखें मेरी रुचि और किस में आ रही है, उसकी तरफ थोड़ा सा और एक सर्टिफिकेशन करके, थोड़ा और मेहनत करके उस क्षेत्र के जॉब ढूंढें, और बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ आपकी ग्रोथ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान जी। एक बच्चे का प्रश्न है कि एआई जब रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो किस तरह के कीवर्ड्स का हम लोग ध्यान रखें जो हमको हेल्प कर सकते हैं जो इनिशियल फेजेस को पार करने के लिए। उसका एक ही सटीक उत्तर है, और वो है जॉब में जो कीवर्ड मांगे गए हैं उसमें से कोई 10 कीवर्ड को आप ऑन एवरेज जिस पर उन्होंने फोकस किया है, जो उनकी स्पेशल डिमांड या जरूरत है, उन कीवर्ड्स को आप अपने सीवी में कहीं ना कहीं स्थान दे दो, आपका सीवी शॉर्टलिस्टिंग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। थैंक यू लोकमान जी। एक प्रश्न बच्चे का ये है कि हॉबीज सेक्शन में क्या डाल सकते हैं, वहाँ पे कभी कभी लगता है कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं। वहाँ हॉबीज सेक्शन भी जनरली ये होता है किसी और की, जो अक्सर बच्चे 10th 12th डिप्लोमा करके जो कहीं अपना रेज्यूमे बनवाते हैं, उसमें पिछले की जो हॉबी पिछले फॉर्मेट की बनी है वही हॉबी अगले में चली जाती है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। मैंने खुद जब इंटरव्यू किए तो मुझे पता चलता है क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो वो कहते हैं नहीं, पर वहां रेज्यूमे में लिखा है। तो आप हॉबी सेक्शन में जो सबसे अच्छे आपके शौक है, सबसे अच्छी जो प्रवीणता है, जिसका जुनून आपको है, कोई ऐसी एक दो बातें जो आपको लगता है कि आपके बहुत ही मन के करीब है, आपको करना बहुत अच्छा लगता है, और वो हॉबीज जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो इसके साथ कहीं कनेक्ट होती है तो ही लिखें, नहीं तो हॉबीज को बहुत ज्यादा उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है। अब वहां आवश्यक है ऐसी हॉबी का जो कमिटेड आदमी हो, प्रेशर ले सकता हो, टाइम बाउंड एक्सरसाइज कर सकता हो, सेल्फ इनिशिएटेड हो, और आपको हॉबी है ट्रेवल की, घूमने की, आपने नीचे लिख दिया, और वहां ऑफिस का जॉब है, तो उस हॉबी को देखकर आपका सीवी आपकी क्षमताएं होते हुए भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है इनको तो घूमने का शौक है और यहाँ उनको पूरे 8 घंटे बैठ के जॉब करनी है, एनालिस्ट का जॉब है। तो ऐसी हॉबी जो कनेक्ट होती हो, आप उन हॉबीज को वहां उल्लेखित करें। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान जी। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करने की ओर अग्रसर हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बच्चे हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने भी प्रश्न पूछे, और जो भी पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले रविवार को फिर से एक नया सेशन लेकर आपके बीच में आएंगे, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और मैं अनुरोध करूंगा लोकमान जी से कि वो कुछ आखिरी शब्द कह के सेशन को अंत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद युवा की पहल और एनसीएस की पहल। तो आप जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, मैंने जीवन में जितने जॉब बदले, मैंने एक ही चीज पर फोकस किया था, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स। अगर आप जॉब सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं, रोजगार सिर्फ इसलिए प्राप्त कर रहे हैं, चाहे सरकारी में आप या अर्ध सरकारी, गैर सरकारी में, आज मेरे इस एक संदेश को आप साथ ले जाइएगा एक आखिरी सीख की तरह, कि अगर आपने सिर्फ पैसा कमाने को उद्देश्य बनाया है, आप जॉब में परेशान रहेंगे। अगर आपने अपने को काबिल बनाने के लिए, नई लर्निंग्स के लिए, नई स्किल्स सीखने के लिए, नई कॉम्पिटेंसी सीखने को अगर उद्देश्य बनाया है, तो जॉब और सैलरी पैकेज दोनों ही आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप सीखते जाओ, ऐसी सीख बनाओ
कि आप उपयोगी बने। नियोक्ता के लिए, जॉब के लिए जब आप उपयोगी होंगे तो लोग आपको दोनों हाथ पसार कर आपको रोजगार देते हैं। संस्थाएं रोजगार देती हैं। जो लोग ज्यादा सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, उपयोगी बनते हैं संस्थाओं के लिए, उनके लिए विकास की राह की कोई कमी नहीं रहती। वो हमेशा सीड्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आप अपने को उपयोगी बनाओ। ऐसे कौशल आपके पास होने चाहिए जिससे आपको नियोक्ता जल्दी से जॉब में ले ले। तो सिर्फ धन को आप उद्देश्य बनाने की बजाय आप कौशल को उद्देश्य बनाओ, कॉम्पिटेंसी को, प्रवीणताओं को उद्देश्य बनाओ। ज्यादा सीखो, ज्यादा अनुभव ग्रहण करो और उस अनुभव के आधार पर फिर सीवी बनाओ, फिर आप अपना रेज्यूमे बनाओ और फिर उस रेज्यूमे को अपडेट करके आगे भेजें और सीट्स की तरफ बढ़ते जाए। जी, यही मेरा एक संदेश है। इसी के साथ आज हम अपने इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद लोकमान जी।